मेरे हमसफ़र। हमसफ़र वो नहीं जो हर कदम पर साथ चले, हमसफ़र वो है जो हर मोड़ पर तुम्हारा इंतज़ार करे। सफ़र चाहे कितना भी लंबा हो, हमसफ़र के साथ होने से हर दूरी छोटी लगती है। हवा की तरह हर जगह मेरे साथ रहता है तू, मेरा हमसफ़र ही नहीं, मेरी ताकत भी है तू। मंजिल तो अपनी जगह है, पर तेरा साथ इस सफ़र को खास बनाता है। नीला आसमान, पहाड़ों से घिरी संकरी पगडंडी और ठंडी हवा। रूही और अर्णव अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। रूही थकान से रुक गई, उसका चेहरा थका हुआ था। अर्णव मुस्कुराकर बोला, थक गई हो? चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। रूही ने सिर हिलाया, नहीं, मंजिल तक पहुंचना है, लेकिन यह रास्ता बहुत लंबा है। अर्णव ने उसका हाथ थामा और कहा, सफ़र की खूबसूरती मंजिल में नहीं, उसमें है कि कौन तुम्हारे साथ चल रहा है। कुछ गिरने की आवाज़ आई और अर्णव की नींद खुल गई। उसने आसपास देखा कि वो ख्वाब में रूही और उसके बीते हुए पल को याद कर रहा था। हम सफ़र के बिना जिंदगी का सुनापन क्या होता है, अब अर्णव को महसूस हो रहा था। रूही के बिना वे अब जिंदगी सिर्फ जी रहे थे, जिंदा नहीं थे। अर्णव जी ने एक बार फिर करवट बदली और सोने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। हालांकि देखा जाए तो बिस्तर पर लेटे लेटे वे पूरी रात करवटें ही तो बदल रहे थे। नींद उनसे किसी जिद्दी बच्चे की तरह रूठ गई थी। समझ नहीं पा रहे थे कि नींद न आने का कारण स्थान परिवर्तन है या मन में उठता पत्नी रूही की यादों का रेला। मन खुद ही अतीत के गलियारे की तरफ निकल गया। जब बनारस में अपने घर में थे तो पत्नी रूही से बातें करते हुए कब नींद के आगोश में चले जाते, उन्हें पता नहीं चलता। नींद भी इतनी गहरी आती कि रूही कभी कभी तो प्यार से उन्हें कुंभकर्ण तक की उपाधि दे डालती। सुबह होने पर भी नींद रूही की मीठी सी झटकी से ही खुलती, क्योंकि रूही द्वारा बनाई अदरक इलायची वाली चाय की सुगंध जब उनके नथुनों में भर जाती तो वे झटपट फ्रेश होकर पलंग पर ही बैठ जाते और फिर वहीं पर बैठकर ही वे दोनों चाय का आनंद लेते। पीते पीते वे रूही की तरफ ऐसी मंत्रमुग्ध नजरों से देखते मानो कह रहे हो कि तुम्हारे हाथ की बनाई सुगंधित चाय का कोई जवाब नहीं। रूही उन्हें अपनी ओर इस तरह ताकते देखकर शर्मा कर लाल हो जाती। जानती थी कि संकोचित स्वभाव के अर्णव जी शब्दों का प्रयोग करने में पूरी तरह अनाड़ी है। उनकी इन प्यार भरी निगाहों का मतलब वो बखूबी समझने लगी थी। वे दोनों एक दूसरे के प्यार भरे जीवन का भरपूर आनंद उठा रहे थे। बेटे सुमित की शादी कर वे अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर चुके थे। उनको रिटायर होकर 6 महीने हो रहे थे। अर्णव जी रूही के साथ घूमने फिरने का प्रोग्राम मन ही मन बना चुके थे। रूही को अपने इस प्लान के बारे में बताकर वे सरप्राइज देना चाहते थे, क्योंकि नौकरी की आपाधापी, फिर बेटे सुमित की पढ़ाई, उसे सेटल करने में ही उनकी प्रॉपर्टी का अधिकांश भाग खर्च हो जाता था। वो तो रूही इतनी संतुष्ट प्रवृत्ति की थी कि उसने कभी भी अर्णव जी से किसी भी चीज़ की कोई मांग व किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की। परिवार के सुख को ही अपना सुख माना। इसी कारण अर्णव जी का मन कभी कभी अपराध बोध से भर उठता कि 30 साल के वैवाहिक जीवन में वे रूही की मन की खुशी के लिए कुछ क्यों नहीं सोच पाए। चलो देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत सोचकर खुद ही मुस्कुरा दिए। कहते हैं कि इंसान का भविष्य उसके जन्म के समय ही लिख दिया जाता है। इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। रूही एक रात को सोई तो सुबह उसके लाख झकझोरने के बाद भी नहीं उठी। तो अचानक लगे इस आघात से अर्णव हतप्रभ रह गए। किसी तरह हिम्मत बटोरकर बेटे सुमित को फोन करके इस अप्रत्याशित घटना की सूचना दी। दोनों बेटा व बहू फ्लाइट लेकर पहुंच गए थे। कुछ एक दिन इस अप्रत्याशित घटना से उबरने में लगे। फिर आगे के बारे में उनके बहू बेटे ने आपस में विचार विमर्श किया कि अब पापा जी को यहाँ अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं रहेगा। सारे ज़रूरी
क्रियाकल्पों के से निपटने के बाद सुमित, दीप्ति अर्णव जी के काफ़ी नानुकुर करने के बाद भी उनका अकेलापन दूर करने के लिए उन्हें अपने साथ मुंबई ले आए थे। अर्णव जी अपने बच्चों के साथ मुंबई में आ जरूर गए थे, लेकिन उनका मन यहाँ रम नहीं पा रहा था। अकेलेपन से पीछा यहाँ भी नहीं छूटा था। वहाँ बरेली में तो फिर भी उनके कुछ पहचान वाले यार दोस्त थे। यहाँ तो उनकी किसी से जान पहचान ही नहीं थी। और सुमित व दीप्ति सुबह 8 बजे घर से निकलकर रात 8 बजे तक ही घर पर लौट आते थे। उन दोनों के ऑफिस जाने के बाद खाली घर उनको एकदम खाने को दौड़ता। काम वाली बाई आकर घर की साफ सफाई कर जाती, साथ ही उनको खाना बनाकर खिला देती। एकाएक गला सूखने का एहसास होते ही उन्होंने पानी पीने के लिए पलंग के पास रखी साइड टेबल की ओर हाथ बढ़ाया। टेबल पर रखा जग खाली था। शायद नीरा जग में पानी भरना भूल गई होंगी। यह सोचकर दबे पांव उठकर रसोई में जाकर फिल्टर से पानी भरा और अपने कमरे में आकर पलंग पर बैठकर पानी पिया। नींद तो आ नहीं रही थी, सो अब उनको चाय की तलब लगने लगी थी। वैसे चाय बनानी तो उनको आती थी, लेकिन रसोई घर में होती खटर पटर से कहीं सुमित व दीप्ति की नींद न टूट जाए, इस ऊहापोह में उलझ के कुछ देर पलंग पर ही बैठे रहे। सिर में कुछ भारीपन सा महसूस होने पर सोचा कुछ देर खुली हवा में ही घुमाए। वैसे भी इन 10-15 दिनों में वे केवल 2 ही बार घर से निकले थे। एक बार बहू दीप्ति उनको कपड़े दिलाने मार्केट ले गई थी और दूसरी बार बेटा सुमित घर के पास बनी लाइब्रेरी दिखा लाया, ताकि मन न लगने पर वे लाइब्रेरी में जाकर मनपसंद किताबें पढ़कर अपना मन बहला सके। लाइब्रेरी के पास ही एक पार्क भी था। नमन ने पापा जी को पार्क का भी एक चक्कर लगवा दिया था, जबकि सुमित जानता था कि उनको घूमने का कोई खास शौक नहीं है। उन्होंने सोचा कि पार्क में जाकर कुछ देर ठंडी हवा का आनंद लिया जाए और पार्क की तरफ कदम बढ़ा दिए। घर से बाहर निकलने पर पाया धुंधल का कुछ कुछ छटने लगा था। सूरज आसमान में अपनी लालिमा बिखरने की तैयारी में था। पार्क में इक्का दुक्का लोग घूम रहे थे, कुछ एक जॉगिंग भी कर रहे थे। एक खाली बेंच देखकर अर्णव जी उस पर जाकर बैठ गए। एक तो रात भर की उचटती नींद, दूसरे पार्क में बहती ठंडी बयार ने जल्द ही उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। अभी उनको सोते हुए कुछ ही समय हुआ होगा कि उनको महसूस हुआ जैसे उनको कोई झकझोर रहा है। आंखें खोली तो पाया कि एक महिला जिसकी उम्र लगभग 50 से 55 वर्ष के आसपास होगी, उनके ऊपर झुकी हुई थी। अर्णव जी उसे देखकर एकदम सकपका गए, एकदम से सीधे खड़े हो गए। अरे ये कैसा मजाक है? उनके आंखें खोलते ही वो महिला भी हड़बड़ा गई और पीछे हट गई। आप ठीक तो है ना? मैंने समझा आप लंबी यात्रा पर निकल गए, कहकर खिलखिलाकर हंसने लगी। अब जब आप ठीक है तो प्लीज़ मेरा यह बैग देखते रहिएगा, कहकर अर्णव जी की सहमति व असहमति जाने बिना दौड़ गई। अर्णव जी सोचने लगे, बड़ी अजीब महिला है, जान न पहचान, बड़े मियाँ सलाम। और उन्हें यो सोते देखकर इतना खिलखिलाकर हंसने की क्या बात थी? अर्णव जी ने ध्यान से देखा। व्हील चेयर पर बैठी वो महिला सैर करने को निकल गई। दूसरे दिन अर्णव जी ने नोट किया कि वही महिला आज अपनी मेड को साथ लेकर आई थी। उसकी मेड व्हीलचेयर धकेलकर उनको सैर करवा रही थी। किसी किसी दिन वह महिला एक युवक के साथ भी आती, जो उसके बेटे जैसा लगता था। एक दिन वही महिला खुद ही अपनी व्हीलचेयर चलाकर आ रही थी कि अचानक किसी गड्ढे के आ जाने से व्हीलचेयर फंस गई। दिव्या अर्णव जी ने देखा तो उसकी व्हीलचेयर को बाहर निकालने में उसकी मदद की। इसके बाद से दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। उसने बताया तकरीबन 5-6 महीने पहले
चोट लगने के कारण उसकी हिप बोन सर्जरी हुई थी। इसी कारण व्हीलचेयर की ज़रूरत हुई। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद वही महिला अपने रुमाल से पसीना पोंछते हुए अर्णव जी के बगल में आकर बैठ गई। उनसे अपना बैग लिया, उसमें से फ्लास्क निकाला और एक कप में चाय उड़ेलकर दिवाकर जी की ओर बढ़ा दिया। साथ ही पूछा, वैसे चाय तो पीते हैं ना आप? चाय की तलब तो उनको कब से हो रही थी। सारा संकोच एक तरफ रखकर चाय का कप ले लिया और चाय पीने लगे। साथ ही कनखियों से उस महिला की ओर भी देखते जा रहे थे। फ्लास्क के ढक्कन में चाय डालकर वो खुद भी वही बैठकर चाय पीने लगी। अर्णव जी ने उस महिला की तरफ उचटती सी नजर डाली। वह ट्रैक सूट पहनी हुई थी, कसी हुई काठी और खिलता हुआ गेहुआ रंग, चमकीली आंखें एकदम चुस्त दुरुस्त लग रही थी। इससे पहले उन्होंने किसी महिला को बरेली में ऐसी ड्रेस पहने नहीं देखा था। अपनी पत्नी रूही को सदैव साड़ी पहने ही देखा था। चाय पीते पीते वो बोली, मेरा नाम वसुधा है, यही पास की उमंग सोसाइटी में रहती हूँ। पास की एक स्कूल में पढ़ाती हूँ। हर रोज इस पार्क में सैर करना मेरा नियम है। पार्क के 3-4 चक्कर लगाती हूँ, फिर बैठकर चाय पीती हूँ और घर चली जाती हूँ। रूही के अलावा अर्णव जी ने कभी किसी महिला से बातचीत नहीं की थी। पहले माही से बात करने में उन्हें संकोच सा अनुभव हो रहा था। लगता है आप यहाँ नए आए हैं, वरना मैंने आज तक पार्क में किसी को इस तरह सोते नहीं देखा। अर्णव जी यह सुनकर कुछ झेप से गए। वो क्या है कि घुटनों के दर्द के कारण अधिक घूम नहीं पाता। उन्होंने जैसे बेंच पर बैठकर सोने के लिए सफाई सी दी। किसी अपरिचित महिला से बातचीत का यह उनका पहला मौका था। रूही के अलावा किसी और महिला से बातचीत उन्होंने कभी न की थी। और तो और बहुदीप्ति से भी वे अभी तक कहाँ खुल पाए थे। लेकिन माही की जिंदा दिली व साफगोई ने उनको अधिक देर तक अजनबी नहीं रहने दिया। अब जब मैं आपका नाम जान ही चुकी हूँ तो आपको आपके नाम से ही पुकारूंगी। वह क्या है कि भाई साहब का संबोधन मुझे बहुत औपचारिक सा लगता है, कहकर वो एक बार फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। इस बार उनको माही की खनकती हंसी बहुत प्यारी लगी। प्रत्युत्तर में वे भी हल्का सा मुस्कुरा दिए। फिर मन ही मन सोचा, पत्नी रूही के जाने के बाद शायद आज ही मुस्कुराए हैं। यह कमाल शायद माही के बिंदास स्वभाव का ही था। वे आश्चर्यचकित थे, माही की तरफ देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि कितनी जिंदा दिल है ये। वे भी अब माही से कुछ कुछ खुलने लगे थे। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? उन्होंने माही से पूछा। कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। पति का निधन हुए 8 साल हो चुके हैं। फिर आप इतनी खुश व जिंदा दिल कैसे रहती है? अरे, मैं खुद हूँ ना अपने लिए। मैं सिर्फ जीना ही नहीं चाहती, जिंदा रहना चाहती हूँ। जिंदगी हर समय पुरानी यादों के बारे में सोचकर मन को मलिन करने का नाम नहीं है। जीना है तो जिंदगी में आगे बढ़ना ही पड़ता है। वर्तमान में जीना ही जीवन का असली आनंद है। वैसे भी जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। कितना जिए इससे महत्वपूर्ण है कि किस तरह जिए। खुश रहने के लिए भी मैंने ढेर सारे शौक पाल रखे हैं। कभी मार्केट जाकर ढेर सारा ऊन खरीद कर ले आती हूँ। उससे स्वेटर, मोजे, टोपे बना कर घर के सामने बनी झुग्गियों में बांट देती हूँ। इससे उन लोगों की आंखों में खुशी की जो चमक आती है, मेरा मन खुश हो जाता है। व्यस्त रहने से समय अच्छी तरह बीत जाता है और मन भी खुश रहता है। अच्छा, अब आप अपने बारे में कुछ बताइए, माही ने कहा। हाँ, मैं यहाँ पास की
सनशाइन सोसाइटी के फ्लैट नंबर 703 में अपने बहू और बेटे के साथ रहता हूँ। पत्नी रूही मेरा साथ छोड़कर लंबी यात्रा पर चली गई। बहू बेटे मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है। सुबह 8 बजे घर से निकलते हैं, फिर रात 8 बजे तक ही लौट पाते हैं। मेड आकर घर की साफ सफाई करती है, मुझे खाना खिलाकर चली जाती है। टीवी देखना मुझे अधिक पसंद नहीं है। खाली घर सारा दिन काटने को दौड़ता है। मेरा कहा मानिए, हर रोज सुबह सैर करने की आदत बना लीजिए। सैर करने से तन स्वस्थ व मन प्रफुल्लित रहता है। रोज यहाँ आने से आपके कुछ एक मित्र भी बन जाएंगे, फिर टाइम का पता ही नहीं चलेगा। यह कहकर माही अपने घर की ओर निकल गई। माही के जाने के बाद अर्नव जी काफी देर तक उसकी कही बातों को मन ही मन दोहराते रहे। वैसे कह तो ठीक ही रही थी, बीती यादों के सहारे जिंदगी नहीं काटी जा सकती। वसुधा पार्क से चली जरूर गई थी, लेकिन अर्नव के दिल दिमाग पर अपने विचारों की गहरी छाप छोड़ गई थी। घर पहुंचने पर दरवाजे की घंटी बजी। सकुचाती हुई बहू दीप्ति ने दरवाजा खोल दिया। इतनी सुबह सुबह आप कहाँ चले गए थे पापा जी? दीप्ति ने पूछा। पास के पार्क में चक्कर लगाने चला गया था। अच्छा, अब आप फ्रेश हो लीजिए, तब तक मैं चाय बनाती हूँ। अरे नहीं बहू, तुम अपने ऑफिस जाने की तैयारी करो, आज चाय मैं बनाता हूँ। दीप्ति ने आश्चर्यचकित होकर उनकी तरफ देखा, क्योंकि पिछले 10-15 दिनों से जब से यहाँ आए हैं उनके मुंह से सिर्फ हाँ या हूँ शब्द ही सुने थे। आज वे उन दोनों के लिए चाय बनाने की कह रहे थे। कुछ बात तो जरूर है, वरना एकदम चुपचाप रहने वाले पापा जी आज उन दोनों के लिए चाय बनाने की जिद ठान कर बैठे हैं। शायद पार्क में कोई हमजोली मिल गया हो। चाय पीकर बहू बेटे दोनों अपने ऑफिस के लिए निकल गए। हाँ, जाते जाते इतनी अच्छी चाय बनाकर पिलाने के लिए उनका धन्यवाद करना नहीं भूले। अर्णव जी का मन आज बहुत खुश था। आज उनको घर काटने को नहीं दौड़ रहा था। अपना बिस्तर ठीक किया, तब तक मेड आ चुकी थी। अच्छी तरह घर की साफ सफाई करवाई, अपने पसंद का खाना बनवाया, खाकर थोड़ी देर आराम किया, फिर अपना चश्मा ठीक करवाने मार्केट निकल गए। मार्केट में घूमते घूमते याद आया कि कितने दिनों से उन्होंने हेयर कटिंग नहीं कराई है। हेयर कटिंग करवा कर लौटे तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उन्हें याद आया कि रूही को उनके बड़े बालों से कितनी चिढ़ थी। घर लौटते समय उनका मन खुश था। वे मन ही मन मुस्कुरा दिए और सोचा, वे अब सिर्फ जिएंगे ही नहीं, जिंदा रहेंगे। रूही के जाने के बाद आज कितने दिनों बाद वे मुस्कुराए थे। अब हर रोज सुबह पार्क जाने का नियम बना लिया। पार्क में ही माही से रोज मुलाकात होती थी, लेकिन अब पार्क में जाकर बेंच पर बैठने की बजाय वो धीरे धीरे पार्क के 2-3 चक्कर लगाने लगे। फिर बेंच पर बैठकर माही का इंतजार करते। माही दौड़ लगाकर आती, फ्लास्क से कप में चाय उंडेलकर उनकी ओर बढ़ा देती। चाय पीते पीते वे दोनों थोड़ी देर गपशप करते, फिर अपने अपने घर की तरफ निकल लेते। अर्णव ने महसूस किया कि उन्हें माही के साथ की आदत पड़ती जा रही है। माही को भी उनके साथ समय बिताना अच्छा लगता। पिछले कई महीनों से यही सिलसिला चल रहा था। एक दिन अर्णव जी सोकर उठे तो सिर में भारीपन सा महसूस हुआ। चेक किया तो पता चला कि उनको तेज बुखार है। ऐसे में पार्क जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। ऑफिस जाने से पहले बेटे ने डॉक्टर को दिखाकर दवा दिलवा दी थी। उन दोनों के ऑफिस में ऑडिट चल रहा था, सो छुट्टी लेना नामुमकिन था। पूरे 2 दिन हो गए थे उनको बिस्तर पर पड़े हुए। बुखार तो उतर गया था, लेकिन कमजोरी अभी बाकी थी। तीसरे दिन दोपहर को दरवाजे की घंटी बजी। इस समय कौन होगा, सोचते हुए वे उठे और दरवाज़ा खोला। सामने माही खड़ी थी।
माही को यह अचानक अपने घर पर देखकर वे हैरान रह गए। फिर ध्यान आया कि परिचय देते समय खुद उन्होंने ही तो अपना फ्लैट नंबर माही को बताया था। मुझे लग ही रहा था कि तुम्हारी तबीयत खराब होगी, माही आते ही बोली। डॉक्टर को दिखाया? नहीं दिखाया होगा ना? आदतन खुद ही प्रश्न करके खुद ही जवाब भी दे रही थी। पूरे दिन वह अर्णव के साथ ही रही। इस बीच अर्णव ने कई बार माही से उसके घर जाने को कहा, लेकिन मन ही मन माही का उनकी इस तरह चिंता करना बहुत अच्छा लग रहा था। 2-3 दिन आराम करने के बाद अर्णव ने ठीक महसूस होने पर पार्क जाना शुरू कर दिया। उन्हें देखकर माही के चेहरे पर उजली सी मुस्कान खिल गई। धीरे धीरे माही व अर्णव की पार्क में समय बिताने की अवधि बढ़ती गई। सैर करते, फिर बेंच पर बैठकर कई बार चाय पीते पीते एक दूसरे के जीवन जीने की नज़रिए के बारे में अपनी अपनी राय एक दूसरे के सामने रखते। जब से वे माही से जुड़े थे, उनके स्वभाव में काफ़ी परिवर्तन आ गया था। अब उन्हें माही की बातें अच्छी सी लगने लगी थी। एक दिन अर्णव जी जैसे ही पार्क से घर लौटे, बेटे सुमित ने टोका, पापा आजकल आप पार्क में कुछ ज़्यादा समय नहीं बिताने लगे हैं। जहाँ तक मुझे मालूम है, आपको घूमने का इतना अधिक शौक तो है नहीं। हाँ तो पार्क में ठंडी हवा चल रही होती है, लोग घूम रहे होते हैं, फिर मैं भी पेपर वहीं बैठकर पढ़ लेता हूँ, अर्णव जी ने जवाब दिया। नहीं पापा, वह बात नहीं है। मेरा दोस्त बता रहा था कि आजकल आप किसी औरत के साथ। आगे की बात सुमित ने बिना कहे ही छोड़ दी। अर्णव जी ने अग्नेय नेत्रों से सुमित की ओर देखा, फिर लगभग चिल्लाते हुए बोले, तुम्हें अपने दोस्त के कहे पर विश्वास है, पर अपने पापा पर नहीं, है ना? अब इस उम्र में क्या यही सब करने को रह गया है? कहकर तेजी से अपने कमरे की तरफ जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मन बहुत खिन्न था। पूरे दिन मन में विचारों का घमासान चलता रहा। क्या वे माही सिर्फ अच्छे दोस्त थे? क्या उनको माही के साथ जीवन की नई शुरुआत करनी चाहिए? परंतु माही के मन में क्या है, कैसे पता करें? आदि आदि। दूसरे दिन पार्क पहुंचे तो चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? माही ने पूछा। कल मेरा बेटा तुम्हारे रिश्ते पर सवाल उठा रहा था, तो तुमने क्या कहा? मुझे क्या कहना चाहिए था? अर्णव ने माही की तरफ प्रश्न उछाल दिया। मुझे नहीं पता, आज मुझे घर पर कुछ काम है, सो जल्दी जाना है, कहकर माही अपने घर जल्दी ही चली गई। अर्णव ने सोचा, कहीं इस तरह का प्रश्न पूछकर उन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी, वरना रोज तो घंटों बैठकर दुनिया जहान की बातें करती थी। पता नहीं वह उनके बारे में न जाने क्या सोच रही होंगी। कई माही ने उनसे बातचीत करना बंद कर दिया तो वे घर तो आ गए थे, लेकिन मन में उठ रहे विचारों की उठपटक से वह बहुत परेशान थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि किस औरत से मिलने पर सुमित को ऐतराज क्यों है। क्या एक स्त्री पुरुष सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं हो सकते? परंतु अगले ही पल विचार आया कि इसमें उनके बेटे का भी क्या दोष है। इस तथाकथित समाज में इस तरह के रिश्ते को सदैव शक की निगाह से ही देखा जाता है, तो क्या उन्हें अपने व माही के रिश्ते को कोई इनाम देकर इस उलझन को दूर करना चाहिए? कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे थे। मन में ऊहापोह की स्थिति निरंतर बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वे माही जैसी जिंदा दिल व बेबाक बात करने वाली दोस्त को खोना नहीं चाहते थे। एक दिन ऑफिस से आकर सुमित ने कहा, पापा आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? पापा मेरा प्रमोशन हो गया है। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, परंतु यह सब बताते हुए तुम इतना सकुचा क्यों रहे हो? पापा असल में बात यह है कि मेरी कंपनी किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में 3-4 साल के लिए मुझे विदेश भेज रही है और दीप्ति भी मेरे साथ जा रही है। ऐसे में
आपका यहाँ अकेले रहना व इतने बड़े फ्लैट का किराया देना मुश्किल हो जाएगा। सो आप बरेली वापस जाना ही ठीक रहेगा। तुम अपनी लाइफ का फैसला करो, मेरा मैं खुद देख लूँगा, अर्नव जी ने तुनक कर कहा। दूसरे दिन पार्क जाते समय मन ही मन फैसला कर लिया। आज माही से वे क्लियर बात कर ही लेंगे कि वह उनके बारे में क्या सोचती है। आखिर मालूम तो करना ही पड़ेगा कि उसके मन में क्या चल रहा है। बेटे के विदेश जाने के समय तक उन दोनों में परस्पर कुछ लगाव सा हो गया था, लेकिन सिलसिला अभी तक सिर्फ बातचीत तक ही सीमित था। दोनों ने आपस में इस पर खुलकर कोई बातचीत नहीं की थी। अर्नव जी अपने इस रिश्ते को लेकर सीरियस थे। बेटे के जाने से पहले ही वह इस बात को अंजाम देना चाहते थे। इसलिए आज उन्होंने माही से बात करने की ठानी ताकि कोई फैसला लिया जा सके। जैसे माई पार्क के चक्कर लगाकर उनके बगल में आकर बैठी, बिना किसी लाग लपेट के माही की तरफ देखकर कहा, माही, शादी करोगी मुझसे? शादी? और तुमसे? वो भी इस उम्र में? माही ने चौंकते हुए उनकी तरफ देखा। उम्र की बात छोड़ो, तुम तो सिर्फ यह बताओ कि शादी करोगी या नहीं मुझसे। माही कोई जवाब न देकर चुपचाप उनको देखती रही। इसके बाद उन दोनों के बीच चुप्पी छा गई। 5 दिन हो गए थे वे दोनों पार्क आते। माही पार्क के चक्कर लगाकर उनके पास बैठती, चाय पिलाती, लेकिन पहले की तरह गपशप व बातचीत का आदान प्रदान बंद था, क्योंकि दोनों के मन में ही विचारों की जंग छिड़ी हुई थी। एक दिन अर्नव पार्क पहुंचे। 2-3 चक्कर लगाकर बेंच पर आ बैठे। उनकी दृष्टि बार बार पार्क के गेट की तरफ जाती, क्योंकि माही आज अभी तक पार्क में नहीं आई थी। उनको माही की कमी बहुत ज़्यादा खल रही थी, क्योंकि आज उनका बर्थडे था और इस खुशी को वे माही के साथ बांटना चाहते थे। बहू बेटे को तो शायद याद भी नहीं था कि आज उनका बर्थडे है। पत्नी रूही उनके इस दिन को बहुत खास बना देती थी। उनकी पसंद का खाना बनाकर और भी न जाने बहुत सी ऐसी गतिविधियां करके वे उनको खुश कर देती थी। तभी उनकी नज़र पार्क के गेट की तरफ पड़ी। देखा, सामने से माही चली आ रही थी। उसके हाथ में आज एक गिफ्ट पैक था। रोज़ की तरह माही ने अपना बैग व गिफ्ट पैकेट उनको थमाया और बिना कुछ बोले सैर करने निकल गई। जब लौटकर आई, उनके बगल में बैठते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ, ये गिफ्ट पैकेट मैं तुम्हारे लिए ही लाई हूँ। तो तुम्हें याद था कि आज मेरा बर्थडे है? लो, उस दिन तो तुमने ही बताया था कि रूही मेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाती थी। गिफ्ट देखकर उनके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। अर्नव ने गिफ्ट को खोलने की बहुत कोशिश की, परंतु गिफ्ट पैकिंग पर लगा टेप खोल ही नहीं पा रहे थे। माही ने उनके हाथ से पैकेट लिया और मुस्कुराते हुए बोली, एक गिफ्ट पैकेट तो खुलता नहीं और ख्वाब देख रहे हैं शादी करने के। इसमें तुम्हारे लिए शर्ट पैंट और सैर करने के लिए ट्रैक सूट है। कुर्ता पजामा पहनने वाले आदमी मुझे कतई पसंद नहीं, और पार्क में आकर बेंच पर बैठकर सोने वाले तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे स्मार्ट पति पसंद है, कहकर आदतन खिलखिलाकर हंस दी। सो ये ट्रैक सूट पहनकर पार्क के 3-4 चक्कर लगाने पड़ेंगे हर रोज़। घूमने का शौक तो है नहीं और मन में लड्डू फूट रहे शादी करने के। माही ने मुस्कुराते हुए कहा। माही उनके बगल में आकर बैठ गई। अर्नव ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर दोनों के बीच चुप्पी छाई रही, लेकिन कनखियों से दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। एकाएक दोनों की नजरें मिली तो दोनों ठहाका मारकर हंस दिए। इस हंसी ने सारे सवालों के जवाब दे दिए थे। वे दोनों ही जिंदगी की एक नई शुरुआत करने को मन ही मन तैयार थे। अपने बच्चों से इस बाबत बात की तो उनको खुशी हुई सुनकर कि कैसे 2 बुजुर्ग अपनी दूसरी पारी खेलने के लिए तैयार हैं। मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।